कैसे सेविंग करनी है और किस तरह से रखना है हमारी सारी जरूरतें पूरी हो और किसी के आगे हमें मांगना न पड़े। ये बजट का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपने घर का खर्च ऐसे रखें जो किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़े, जितना अर्न कर उसी में करें। यही लक्ष्य शहर का भी होता है। शहर में नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, उसका भी बजट होता है। शहर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जल आपूर्ति के लिए बहुत सारी आवश्यकता है। इसी तरह अपने बिहार का बजट है, प्रांत का बजट होता है और देश का बजट होता है। देश का बजट जो है वो शुरू होता है कि एक आम आदमी के जीवन में बजट का कितना धनात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। क्या आप एक टैक्स हम लोग देते हैं और टैक्स से ही सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। ये आय आपको विभिन्न स्रोतों से लौटाई जाती है। जैसे आप घर में बैठे हुए हैं, सेना हमारे बॉर्डर पर है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो उनमें खर्च होता है रक्षा बजट। इसके अलावा हम जो भी खाद्य सामग्री मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं या हमारे इंटरनल रिसोर्स से मंगा रहे हैं, यह हमारे बजट का एक होता है कि हम बाहर से चीज आयात कर रहे हैं। फिर आमदनी से भी कि हम क्या निर्यात करें, क्या हम बाहर को भेज रहे हैं, इससे हमारी पूंजी बढ़ती है। तो अगर बजट सही रहता है, अगर बजट समीक्षात्मक सही रहता है, तो हमारे जो देश का जो मूल्य, जो हमारी मुद्रा है, उसकी दर बढ़ती है। अगर बजट सही नहीं रहता तो मुद्रा की स्थिति घटती है। 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर बराबर था, आज बराबर नहीं है। कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कहीं ना कहीं बजट में कमी हो रही है, या हम अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर ऐसे चीज़ों में अपनी समय दे रहे हैं जो कि बजट को अनावश्यक बढ़ा देता है। तो हमें अपने आप को मूल्यांकित करना है, अपनी बातों को रखना है, अपनी चीज़ों को एक संयमित ढंग से रखनी है। आपको पता होगा जब लाल बहादुर शास्त्री थे, हमारे देश में अन्न की कमी हो गई थी, तो उन्होंने या तो हमें बाहर से अन्न आयात करना पड़ता, और उसके लिए हम एक नारा उठाया कि हम एक शाम का खाना छोड़ दें। एक शाम का खाना छोड़ा गया और हमारी अर्थव्यवस्था, अनाज व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। तो कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ता है, कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। और इसी सब पर हम ये जो अर्थशास्त्र की चीजें हैं वो सारी चीजों पर आती है, क्योंकि देश का बजट, घर का बजट सही नहीं रहेगा, कुछ भी संतुलित नहीं रहेगा। इसीलिए हम आप लोगों के लिए, हमारे जो पार्टी हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के, इकोनॉमिक इंडिया के एडिटर इन चीफ हैं, ये अपनी बातें कहेंगे और ये उनके एक्सपर्ट हैं और सारी चीज़ें कहेंगे। और शिक्षा के बारे में नई शिक्षा नीति तो आ रही है, सालों के सामने होगी। सर प्लीज। हाँ, के बाद सर कुछ हमारे जो मुख्य वक्ता आए हुए हैं, महाविद्यालय की तरफ से पहले सम्मानित किया जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। कैसे सेविंग करनी है और किस तरह से रखना है हमारी सारी जरूरतें पूरी हो और किसी के आगे हमें मांगना न पड़े। ये बजट का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपने घर का खर्च ऐसे रखें जो किसी के सामने मोहताज नहीं होना पड़े, जितना अर्न कर उसी में करें। यही लक्ष्य शहर का भी होता है। शहर में नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, उसका भी बजट होता है। शहर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जल आपूर्ति के लिए बहुत सारी आवश्यकता है। इसी तरह अपने बिहार का बजट है, प्रांत का बजट होता है और देश का बजट होता है। देश का बजट जो है वो शुरू होता है कि एक आम आदमी के जीवन में बजट का कितना धनात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। क्या आप एक टैक्स हम लोग देते हैं और टैक्स से ही सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। ये आय आपको विभिन्न स्रोतों से लौटाई जाती है। जैसे आप घर में बैठे हुए हैं, सेना हमारे बॉर्डर पर है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो उनमें खर्च होता है रक्षा बजट। इसके अलावा हम जो भी खाद्य सामग्री मंगा रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं या हमारे इंटरनल रिसोर्स से मंगा रहे हैं, यह हमारे बजट का एक होता है कि हम बाहर से चीज आयात कर रहे हैं।
फिर आमदनी से भी हम क्या निर्यात करें, क्या हम बाहर को भेज रहे हैं, इससे हमारी पूंजी बढ़ती है। तो अगर बजट सही रहता है, अगर बजट समीक्षात्मक सही रहता है, तो हमारे जो देश का जो मूल्य, जो हमारी मुद्रा है, उसकी दर बढ़ती है। अगर बजट सही नहीं रहता तो मुद्रा की स्थिति घटती है। 1947 में 1 रुपया 1 डॉलर बराबर था, आज बराबर नहीं है। कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कहीं ना कहीं बजट में कमी हो रही है, या हम अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर ऐसे चीज़ों में अपनी समय दे रहे हैं जो कि बजट को अनावश्यक बढ़ा देता है। तो हमें अपने आप को मूल्यांकित करना है, अपनी बातों को रखना है, अपनी चीज़ों को एक संयमित ढंग से रखनी है। आपको पता होगा जब लाल बहादुर शास्त्री थे, हमारे देश में अन्न की कमी हो गई थी, तो उन्होंने या तो हमें बाहर से अन्न आयात करना पड़ता, और उसके लिए हम एक नारा उठाया कि हम एक शाम का खाना छोड़ दें। एक शाम का खाना छोड़ा गया और हमारी अर्थव्यवस्था, अनाज व्यवस्था सुदृढ़ हो गई। तो कहीं ना कहीं त्याग करना पड़ता है, कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। और इसी सब पर हम ये जो अर्थशास्त्र की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों पर आती है, क्योंकि देश का बजट, घर का बजट सही नहीं रहेगा, कुछ भी संतुलित नहीं रहेगा। इसीलिए हम आप लोगों के लिए, हमारे जो पार्टी हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के, इकोनॉमिक इंडिया के एडिटर इन चीफ हैं, ये अपनी बातें कहेंगे और ये एक्सपर्ट हैं और सारी चीज़ें कहेंगे। और शिक्षा के बारे में नई शिक्षा नीति तो आ रही है, सारे लोग सामने होगी। सर प्लीज। हाँ, सर के बाद सर कुछ हमारे जो मुख्य वक्ता आए हुए हैं, महाविद्यालय की तरफ से पहले सम्मानित किया जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। आप जाइए, उसको बताइए। हमारे बीच आए हुए हैं समाज सेवी सत्यार्थी जी, संजय सत्यार्थी जी को। ये कड़ी है जो हम लोग इस सबसे जोड़ते हैं, और कड़ी का महत्व तो होता ही है। आइए जैसे हो गया। अब आप हमारे इधर बैठ जाए, तीनों स्पीकर से सुनिए क्या कहते हैं, हम लोग लाभान्वित होंगे। सर प्लीज। हम क्षमा प्रार्थी इसलिए हैं कि हमारा ऑडिटोरियम अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अबाउट टू फाइनल है, लेकिन आज के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोशिश किए थे कि आज हम लोग उसी में करें। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, इससे थोड़ा माइक प्रॉब्लम है, लेकिन सर की आवाज़ इतनी बुलंद है कि आपको सब तक पहुँच जाएगी। क्या बात। आदरणीय प्राचार्य महोदय एसएनएस कॉलेज के, जो भी हाल ही में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, और आते आते ही वो पूरी फॉर्म के साथ बैटिंग कर रहे हैं, पूरे कॉलेज के रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन और फेस लिफ्टिंग के एक महती कार्य में लगे हैं। मंच पर विराजमान इस कॉलेज के अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राम साहब, इस मोतिहारी के एक बड़े ही, जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा, एक बड़ी ही अनोखी कड़ी, समाज सेवी और हर तरह से परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर के प्रतिमूर्ति संजय सत्यार्थी जी इस सभागार में उपस्थित इस कॉलेज के तमाम फैकल्टीगण और तमाम छात्र छात्राएं और बच्चों। दोस्तों, ये जो टॉपिक जो मुकर्रर प्रिंसिपल साहब ने किया है और जिसके लिए मुझे इन्होंने इस लायक समझा, आमंत्रित किया, मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आभार हूँ। पहले भी मुझे विगत में इस कॉलेज के प्रांगण में भारत के अमृत काल को लेकर के बोलने का अवसर मिला। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कुछ लोगों ने जिन्होंने उस कार्यक्रम में भाग लिया था उसका वो जिक्र कर रहे थे। तो आज का ये जो टॉपिक है, जो दो भागों में बांटा गया है कि अमृत काल में भारत का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, और दूसरा
नई शिक्षा नीति जिस दुनिया से आप सब लोग जुड़े हैं, प्रिंसिपल साहब जुड़े हैं, तमाम फैकल्टी, बच्चे और देश के करोड़ों छात्र जुड़े हैं, उसकी क्या दशा और दिशा तय होने जा रही है और पूरे शिक्षा का परिदृश्य क्या है, उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये जानिए कि अमृत काल में 75 साल भारत की आज़ादी के पूरे हुए, तो उस काल में ये जो बजट आया है वो कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। प्रिंसिपल साहब ने बड़े ही अच्छे तरीके से, सरल और संयत तरीके से, कम्युनिकेटिव तरीके से बजट के बारे में आप लोगों को बताया। वही बात मैं भी कहता। लेकिन चूंकि यह जो बजट है न केवल अमृत काल के अवसर पे आने की वजह से महत्वपूर्ण है, बल्कि 3 साल कोरोना के काल के गाल में जो हमारा पूरा जनजीवन, समाज और अर्थव्यवस्था समा गई थी और उससे जो ये भारत देश उभरा है और उसके बाद जो पूरी इकोनॉमी को जो मोमेंटम मिला है, उस काल में ये पेश अमृत काल का ये बजट भी काफी अपने आप में मायने रखता है। आप सबको मालूम है कि वह जो दुनिया में जो महामारी आई थी, पेंडेमिक जिसका नाम दिया गया, उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गिरी, भारत की भी अर्थव्यवस्था गिरी। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में जहां 5 से 7% की गिरावट आई, भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ ज्यादा ही गिरावट आई, क्योंकि विकासमान अर्थव्यवस्था जब उसे आप पूरी आजादी देते हैं तो वो बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन जहां उस पर रुकावट आती है तो बड़ी तेजी से उसमें गिरावट भी आ जाती है। तो भारत की अर्थव्यवस्था ने 20 और 21 में 10% नकारात्मक वृद्धि हासिल की। फिर उसके बाद 2021 में कोरोना का दूसरा वेव आया, बड़ा ही मारक वेव था और 3 महीने के लिए ही आया, ज्यादा लंबा लॉकडाउन तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी जनजीवन को बड़ा गहरा आघात पहुंचा। कोई ऐसा नहीं था जिसका कोई न कोई सगा उससे आहत न हुआ। लेकिन हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था ने करीब 9% की बढ़ोतरी हासिल की, लेकिन उसके बावजूद हम यह दावा नहीं कर सकते थे कि भारत की इकोनॉमी प्री पेंडेमिक काल के बराबर आ गई। लेकिन आज 2022-23 की पूरी अर्थव्यवस्था का ब्यौरा और आगामी 2023 और 24 की अर्थव्यवस्था का पूरे अनुमान जो वित्त मंत्री ने पेश किया, तो उसमें ये बात बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था ने प्री पेंडेमिक की स्थिति को प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, इस बार भी हमारी अर्थव्यवस्था जो वैश्विक मंदी जो आई है, जो कि डॉलर का कीमत तेजी से बढ़ा, इंटरनेशनल ट्रेड में गिरावट आई, यूरोप और अमेरिका में पहली बार इन्फ्लेशन की एक तरह से गूंज उठी, जहां पर कि 2 से 3% इन्फ्लेशन हुआ करते थे, बैंक रेट कम हुआ करते थे, लेकिन वहां भी मुद्रास्फीति काफी तेजी से बढ़ी। तो वैश्विक मंदी के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था 22-23 में भी करीब 7% की वृद्धि दर हासिल करने जा रही है। एक तो ये आंकड़ा है। दूसरा, आगामी 2023-24 के लिए जो अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक मंदी होगी, हमने पहले से ये मान लिया है, जान लिया है कि हमारे निर्यात में गिरावट आएगी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था का जो डोमेस्टिक डायनेमिक्स है, जो घरेलू जो उसकी जो गतिशीलता है, उससे ये माना जा रहा है कि अगले साल भी हम 6.5% की विकास दर हासिल कर लेंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो ये तो हुआ आर्थिक सर्वेक्षणों का पैमाना। हमारी मुद्रास्फीति की दर, बच्चों आप अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होंगे, तो मुद्रास्फीति का मतलब यह होता है कि जो मतलब कि किसी चीज की जो रियल वैल्यू है, अगर वह वैल्यू बढ़ जाए तो एक तरह से वो मुद्रास्फीति है। मान लीजिए कि अगर 100 रुपए में अगर कोई सामान मिलता है और वह 106 रुपए हो जाए, तो वह एक तरह से 6% हमारी मुद्रा का डिवैल्यूएशन कह ले या उस उत्पाद की दामों में बढ़ोतरी कह ले, तो वह मुद्रास्फीति है। तो हमारी मुद्रास्फीति की दर जो पिछले साल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से जो लगातार बढ़ रही थी, जो अचानक जो इकोनॉमी जो बंद पड़ी थी, उसमें जो अचानक जो एक तरह से वो इकोनॉमी खुली कि गांव-गांव में मकान बनने लगे, रियल एस्टेट का काम बढ़ने लगा, गाड़ियां खरीदे जाने लगी, मिडिल क्लास ने जो है अलग अलग ऑटोमोबाइल लिए, शादियों में खर्च होने लगे। 3 साल जो है ना इकोनॉमी में शादियां भी प्रतिबंधित थी। तो कुल मिलाकर के मैरिज हमारे भारत में एक बड़ा उद्योग है, लाखों करोड़ों का कारोबार होता है, एक साथ उससे सैकड़ों इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। ऑटोमोबाइल के साथ कम से कम 50 इंडस्ट्री जुड़ी हुई है।
रियल एस्टेट जो मकान बनता है उसके साथ कम से कम 300 उद्योग जुड़े हुए हैं। यानी एक मकान बनता है, अभी प्राचार्य महोदय की अनुकंपा से ये जो सारा काम हो रहा है, समझ जाइए इंडस्ट्री को भी योगदान हो रहा है और इसमें 300 उद्योग जो है डायरेक्टली बेनिफिट होते हैं। तो इस बार के बजट को जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि देशों की भी आमदनी होती है, प्रदेशों की भी होती है, परिवारों की भी होती है, स्थानीय शासन की भी होती है और आमदनी के साथ साथ खर्चे भी होते हैं। लेकिन विकासवान अर्थव्यवस्था में आमदनी से खर्चे ज़्यादा रखे जाते हैं और खर्चे ज़्यादा रखने की वजह यह है कि गतिशीलता है इकोनॉमी में। ज़्यादा जब आमदनी से ज़्यादा खर्च होगा तो बैंक से लोन लिया जाएगा, दूसरा नए नोट छापे जाएंगे और उससे क्या होगा कि पैसे का ज़्यादा मोनेटाइजेशन होगा, वो चीज़ें ज़्यादा पुशअप करेंगी प्रोडक्शन के फैक्टर को कि ज़्यादा उत्पादों की खरीद होगी, उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा तो आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आप उपभोग करेंगे तो उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी तो नए उद्योग और खुलेंगे तो उसमें नया निवेश होगा तो फिर वो चक्र जो है ना, वो साइकिल इकोनॉमी का चलता रहेगा। यानी उत्पादन, उपभोग, रोजगार, आय, वितरण, इस तरीके से पूरी साइकिल चलती है। तो मैं सरल भाषा में कहूँ कि इस बार के बजट में निवेशकों को, यानी कि घरेलू निवेशक और विदेशी निवेशक को लुभाने के लिए कई प्रोत्साहन दिए गए, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के कई उपाय किए गए, आधारभूत संरचना। आप बच्चों ये जानिए कि आधारभूत संरचना वो होता है जो विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे कि अभी आप छावनी जाएं और छावनी जाने की सड़क बिल्कुल टूटी फूटी हो तो आपका 1 घंटे के बजाय वहाँ 2 घंटा लगेगा और आपका काम बाधित होगा। लेकिन अच्छी सड़क होगी तो आपको समय कम लगेगा, सामान आप जल्दी ले आएंगे और विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो सड़क, रेलवे, दूरसंचार, पेट्रोलियम, बिजली, ये सब क्या है, आधारभूत संरचना है। और जिस भी देश की इकोनॉमी में आधारभूत संरचना ज़्यादा अच्छी होती है, जहाँ बिजली, गैस, फोन, इसके अलावा आधारभूत संरचना में आपका ये शिक्षा भी आता है, इसको सामाजिक आधारभूत संरचना कहते हैं। स्वास्थ्य भी आता है कि अच्छी शिक्षा होगी, ज़्यादा शिक्षा होगी, सब समावेशी शिक्षा होगी तो आपकी स्किल बढ़ेगी, आप ज़्यादा एक एबल मैन फोर्स बनेंगे और देश की इकोनॉमी को आप बेहतर करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपकी जीवन प्रत्याशा दर बढ़ेगी, आप ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप बीमार होंगे तो घर बैठ जाएंगे, आप आमदनी भी नहीं कमा पाएंगे और देश की इकोनॉमी में आपका योगदान भी नहीं हो पाएगा। तो अमृत काल का जो बजट आया है, हालांकि बजट आए अब करीब 1 महीने हो गए, आपकी वो विस्मृति में नहीं होगा और वो उतना करंट टॉपिक के रूप में न लिया जाएगा, लेकिन आज के दिन आप यह भी जानिए कि आप जिस प्रदेश के निवासी हैं, बिहार के, आज उसका भी बजट पेश हुआ है। तो एक जानकारी आप और ले लीजिए कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन पर आ गई है। $3 ट्रिलियन का मतलब होता है कि 300 लाख करोड़। अब 300 लाख करोड़ में देश के 28 राज्य हैं। अब 28 राज्य में आप कॉमन नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि सबसे बड़ी इकोनॉमी महाराष्ट्र की है, 30 लाख करोड़, यानी कि पूरे देश की इकोनॉमी का 10% महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की आधी इकोनॉमी केवल मुंबई में रहती है, जो 16 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। और हमारे बिहार की इकोनॉमी क्या है, आप लोग पेपर रोज जरूर पढ़ा करिए, किताबें जरूर पढ़िए, लेकिन पेपर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग और आपकी सोच, आपका नजरिया, आपका परसेप्शन, आपका पर्सपेक्टिव सब ज़्यादा डेवलप होगा। तो आज के अखबार आप पढ़ेंगे तो बिहार की इकोनॉमी जो है वह 8 लाख करोड़ की है और हम करीब 20वें या 21वें नंबर पर आते हैं। पर कैपिटा इनकम पर तो शायद सबसे लास्ट पर आते हैं। 8 लाख करोड़ की इकोनॉमी मतलब कि बम्बई की पूरी इकोनॉमी की आप आधी हैं, जबकि आबादी आपकी कितनी है, 11 करोड़। यानी कि बिहार में काफ़ी संभावनाएं हैं। कल भी एक जगह मैं डिस्कशन में था तो बात हुई कि बिहार में कृषि मुख्य पेशा है, लेकिन कृषि से प्राप्त आमदनी बिहार के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 12% और अर्थशास्त्र के एरिया विद्यार्थी बैठे होंगे, आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, इन्होंने आपको बताया होगा कि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी उद्योग और टर्सरी यानी कि सेवा।
देखिए हमारी अर्थव्यवस्था में घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का होता है और सेवा क्षेत्र जो है वो करीब 55% का योगदान करती है। और सेवा क्षेत्र में आप क्या आता है कि जो आप नौकरी करते हैं, जो आप बैंक है, व्यवसाय है, बीमा है, तो इस तरीके की चीजें जो है सेवा क्षेत्र में आती है। उद्योग जो कि उत्पादन होता है, जैसे कि बड़ी फैक्ट्री होती है, हर तरह के उत्पाद बनते हैं, जैसे ये फर्नीचर है तो फर्नीचर की भी फैक्ट्री है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ये हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था में करीब 26% का योगदान करती है। तीसरा स्थान जिसको कि पहले कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम बाढ़, अधम चाकरी, भीख निदान, यानी कि खेती जो सबसे उत्तम थी आज वो सबसे अधम हो गई है। वो अब प्राइमरी नंबर 1 से अब नंबर 3 पर आ गई है। वो केवल सकल घरेलू उत्पाद में 15% का योगदान करती है। तो बच्चों ये जानिए कि दो कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों को मिलाकर के जो हमारी अर्थव्यवस्था ये चल रही है, तो इस बार वित्त मंत्री ने सबके लिए एक नया कॉल लिया है जिसको सप्तऋषि का नारा दिया है, सप्तऋषि का नामकरण किया है। और वो 7 क्या है? तो एक आधारभूत संरचना का विकास है, डिजिटल इकोनॉमी है, उसके बाद में आपको जो है नेचुरल फार्मिंग है कि हम जो है पर्यावरण की रक्षा है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के ध्यान देना है, भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा, जो हम पेट्रोलियम और कोयले पर आश्रित है, तो भविष्य की ऊर्जा जो है वो हाइड्रोजन एनर्जी होने जा रही है। 2047 तक हाइड्रोजन पावर के जरिए हमारी सारी ऊर्जा की खपत की पूर्ति होगी और आज की ही तारीख से सरकार ने उसके लिए 20 करोड़ का बजट दिया है। यानी कि कहीं न कहीं भविष्य की दूरदृष्टि को ध्यान में रख करके इस बजट में काम किया जा रहा है। बजट में कुछ ऐसे फंडामेंटल सेक्टर हैं जिसमें ये कहा गया है कि हम मिशन कर्मयोगी के तहत तमाम कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे। हम जो है तमाम टीचरों को, फैकल्टी जो डेवलपमेंट होने की बात थी, जो देश के करीब 18 करोड़ बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको भी एक प्रशिक्षण दिया जाए और उनका भी एक दायरा दिया जाए, उसको लेकर के जो है इस बजट में लाया गया। कुल मिलाकर के इस बजट में कई सारी अलग अलग घोषणाएं हैं। बजट कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। आपका अभी मानसिक स्तर इतना परिपक्व नहीं है कि हम बजट के हार्ड टर्मिनोलॉजी आपको बताने जाएं, लेकिन मोटे तौर पर आप ये जानिए कि बजट के जरिए प्रोत्साहन करने का काम सरकारों का एक प्राथमिक उद्देश्य होता है। यानी कि वो सेक्टर जिन्हें कि जैसे कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, स्वसेवी सहायता समूह, नाबार्ड के स्पॉन्सरशिप में महिलाएं अपने माइक्रो फाइनेंस के जरिए लोन लेती हैं, लोन लेकर के अपना कारोबार करती हैं, कोई चटाई बुनती हैं, कोई हस्तकारी, कोई दस्तकारी का काम करती हैं और उससे अपना कारोबार बना करके, जैसे कि आजीविका मिशन है, कई तरह के मल्टीपल स्कीमें हैं और उसके तहत वो अपने पैर पर खड़ी होती है। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट भी उनका होता है, वित्तीय सशक्तिकरण होता है और वो पैसे फिर वो बैंक को चुकाती हैं। आप यदि अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आप बैंक इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे, तो बैंक इकोनॉमिक्स जो होता है वो उसका पूरा जो फंडामेंटल है कि वो लोगों से पैसे लेते हैं और फिर नीडी को वो पैसे देते हैं और उन दोनों के बीच का जो मार्जिन होता है उस मार्जिन में वो अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन खाता, बही, लेख और सब चीज को करने के लिए काफी स्टाफ की जरूरत होती है। लेकिन उसमें जो लोग कर्ज लेते हैं वो कई लोग कर्ज को जो है वो कर देते हैं, चंपत कर देते हैं या चुकाते नहीं हैं, या उसे हम इकोनॉमिक्स के टर्म में एनपीए कहते हैं, नॉन प्रोडक्टिव एसेट, या बैड लोन कहते हैं। तो उसे लेकर के ये हुआ कि अब उसे ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए, तो सरकार कई सारी स्कीमें लेकर के आई और उसे घटाने का प्रयास की। तो कुल मिलाकर के जैसे कि अब रक्षा को लेकर के, जैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हमें दूसरी कड़ी में शिक्षा पर आना है, कि सरकारें जो खर्च करती हैं वो 2 मद में खर्च करती हैं। आप लोग फिर से सुन लीजिए, सरकारें जो खर्च करती हैं वो 2 मद में करती हैं। एक को आप लोकप्रिय शब्द में जाने विकास व्यय, जिसको कि इकोनॉमिक्स के टर्म में प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। विकास व्यय का मतलब है कि जो नई चीज का निर्माण, जैसे कि अभी कॉलेज में कई सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, विकास व्यय। सरकार नई रेल लाइन बनाने जा रही है, वो विकास व्यय है। सरकार जो है नई यूनिवर्सिटी खोलती है, विकास व्यय है। सरकार जो है नया विश्वविद्यालय खोलती है या नए तरीके की बिजली परियोजनाएं, बिजली घर, गैस के प्लांट, फर्टिलाइजर के प्लांट,
ये सब विकास व्यय है। और दूसरा जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं हम राजस्व व्यय या गैर विकास व्यय, जिसको कि नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो आपको ये उस गैर विकास व्यय में क्या होता है, देश की जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है, यानी कि आप पुलिस होती है और बाहर में सेना होती है जो हमारे बॉर्डर को एक तरह से वो करती है। फिर उसके बाद में सरकार अपने कई सारे कर्मचारियों को वेतन देती है, पेंशन देती है। फिर सरकार जो है कई तरीके की सब्सिडी देती है, जैसे इस बार के बजट में 3 लाख करोड़ रुपया देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगले 1 साल मुफ्त अनाज देने की बात कही गई है। तो उसमें 3 लाख करोड़ की सब्सिडी रखी गई है। इसके अलावा किसानों को सस्ता खाद मिले उसके लिए करीब 60 से 70 हजार करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है। पेट्रोलियम पर से सब्सिडी हटा ली गई है। इसी वजह से गैस की कीमतें काफ़ी बढ़ रही हैं और जो पेट्रोलियम और डीजल की कीमतें घटाई गई उसके लिए कुछ राज्य ने अपने बिक्री कर में कमी की, तो कुछ केंद्र ने जो है अपने उत्पाद और कस्टम टैक्स में कमी की, तो उसकी वजह से उसकी कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन चूंकि सब्सिडी नहीं है तो उसका भार उस पर चला जाता है और सरकार या तो टैक्स में कमी करे या फिर उसकी जो है कीमत बढ़ाए, दो उनके पास विकल्प बनता है। तो आप यह जानिए कि अगर 1 रुपया भारत सरकार खर्च करती है तो उसका 2/3 हिस्सा गैर विकास व्यय में जाता है, यानी कि रक्षा, पुलिस, प्रशासन, पेंशन, सब्सिडी, और जो उसका सबसे बड़ा मद है कि सरकार अपने संसाधन के लिए जो लोन लेती है जनता से, मार्केट बोरोइंग करती है। आपको एक और जानकारी कर दें कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 85% जो है वह कहीं न कहीं ऋण पर ही आश्रित है। लेकिन उसे बहुत नकारात्मक मत मानिए, सरकार जो रोज खर्चे करती है रोज उसका बैंक में ट्रेजरी बिल बनता है और बैंक जो है उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। तो सरकार केवल गैर विकास व्यय में ब्याज की अदायगी पर 10 लाख करोड़ रुपए अकेले खर्च करते हैं और हमारे कुल गैर योजना व्यय का ये 35% है। चूंकि हमारा सार्वजनिक ऋण बढ़ गया है इसलिए सरकार को ब्याज की अदायगी ज्यादा करनी पड़ती है। हमारी रक्षा पर चीन के साथ तनाव चल रहा है, कश्मीर में प्रॉब्लम चल रहा है, तो रक्षा में हर बार करीब 15 से 20% की बढ़ोतरी होनी तय है। तो 6 लाख करोड़ रुपया हमारे रक्षा पर खर्च होता है, जिसमें कि हम 1 रैंक एंड 1 पेंशन के तहत हर साल करीब 30,000 करोड़ रुपया कर्मचारी सेवानिवृत्त सैनिकों के पेंशन में हम बढ़ोतरी करते हैं। उसके अलावा हमारा जो कर्मचारी वर्ग है जो बड़ा ही ऑर्गेनाइज्ड है वो हमेशा सरकारों पर दबाव डालता है। अभी पुरानी पेंशन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में बंद कर दिया था क्योंकि वो सरकारों पर बहुत बड़ा बोझ था और बिल्कुल सही फैसला था, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसकी मांग दोहराई जा रही है। ठीक है, सबका भला हो, लेकिन देश के 90% जो बूढ़े हैं उनको 400 रुपये का पेंशन नहीं मिलता और वह भी समय से नहीं मिलता। लेकिन हमारे कई सरकारी मुलाजिम है जो 1-1 लाख रुपए की पेंशन लेते हैं और कोरोना काल में थोड़े से डीए में कमी कर दी गई थी तो उसको लेकर के वो हल्ला करने लगे थे। यह एक अलग मुद्दा है कि भारत में जो अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप है किस तरीके से सरकारों पर दबाव डालता है, मध्य वर्ग कैसे दबाव डालता है। तो मोटे तौर पे बजट के बारे में हम ये कहें कि हमारा अभी भी गैर योजना व्यय ज़्यादा है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में मोदी सरकार को हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने विकास व्यय में काफ़ी बढ़ोतरी की है। कहाँ 25,000 करोड़ रुपए रेलवे पर खर्च होता था, अब रेलवे पर वो खर्च बढ़कर के 2.5 लाख करोड़ हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बन रहे हैं। आपका बापू धाम मोतिहारी स्टेशन ही देखिए कितना सुंदर और कितना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लगता है। तो ये अलग बात है कि सरकारों की प्राथमिकता क्या है ये हम लोग तय जरूर करते हैं, लेकिन सरकारों पर एक पॉलिटिकल दबाव भी होता है। राजनीतिक सही और राजनीतिक रूप से गलत फैसले भी उन्हें लेने पड़ते हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं मुफ्त अनाज की बिल्कुल पैरोकारी न करूं, हाँ उनको तैयार भोजन भूखों के लिए गांव-गांव में लंगर जरूर चलवाऊं। मेरा बस चले तो हम कहें कि जो व्यक्ति काम करने लायक है उसको बैठा करके हम नहीं खिलाएंगे और नहीं मनरेगा कि रोजगार देकर के उन पर एहसान करेंगे। किसी को नौकरी देना एहसान नहीं होता। हाँ, कोई आदमी बिल्कुल आपदा काल में है तो उसको राहत देना सरकारों का पहला कर्तव्य है, लेकिन जो व्यक्ति अपने पैर से मजबूत है, हाथ से मजबूत है, उसे आप रोजगार दीजिए। और कौन सा रोजगार? खैरात वाला रोजगार नहीं, जिससे कि उत्पादन बढ़े,
गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, जिसको लिए इकोनॉमिक्स में टर्म है कि आप रोजगार अगर देंगे तो उसे तो पगार तो मिलेगा ही, उससे इकोनॉमी को भी काफी फायदा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मारुति कंपनी जो कार बनाती है वो अपने कर्मचारियों की पूरी जब वो हिसाब निकालती है कि कितना खर्चा हो रहा है, CTC कॉस्ट टू कंपनी पर एम्प्लॉय, तो वो कहती है कि हम इनको कैंटीन में सस्ता भोजन देते हैं, ऑफिस का बढ़िया वातावरण देते हैं, वेतन देते हैं, DA देते हैं, वो टोटल खर्चे निकालती है। साथ साथ वो यह भी निकालती है कि पर एम्प्लॉय जो हमारा खर्च है उससे हमारी आमदनी कितनी है। तब वो कंपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली कंपनी कहलाती है और उसका निरंतर विस्तार हो रहा है। तो इसी तरीके से सरकार की भी आमदनी कम हो और उसको चूना ज्यादा लगे, पैसे की बंदरबाट हो, पैसे का मिसयूज हो, तो वह सरकारों का प्रबंधन अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जनता चूंकि अज्ञानता की वजह से कहती है हमारे लिए नहीं मिला, हमारे लिए नहीं मिला। भाई गरीबों को, पीड़ितों को, आपदा काल से जो लोग फंसे हुए हैं उनको वो सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। लेकिन वोट लेने के लिए आप हर जगह रेवड़ी बांटे तो वह एक अच्छी नीति नहीं है। तो एबल को रोजगार, डिसेबल को पेंशन और डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो आप जैसे लोग हों उनको क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ, लेकिन वह एजुकेशन और हेल्थ जो पूरे भारतवर्ष में एक तरह का दिया जाता है, वह एजुकेशन नहीं कि आप बड़े गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, सेंट्रल स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वहाँ ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर है, आपके पास पैसे हैं तो प्राइवेट स्कूल में मोटी फीस देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक सिलेबस, एक क्वालिटी का टीचर और सबको एक वेतनमान, अभी बात हो रही थी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की, मैं कहता हूं कि देश के सारे वर्कर्स को आप कॉन्ट्रेक्चुअल बनाइए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाला नहीं। और फिलहाल जो गवर्नमेंट देती है वो नहीं, एक यथोचित वाजिब पारिश्रमिक के साथ, वाजिब वर्किंग कंडीशन के साथ और सबके साथ एक बराबर ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिसको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है। और उसके तहत सरकारों के लिए हर नागरिक एक बराबर है, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार नीति, ये 5 ऐसे कारक हैं। कोई सरकार अगर एक बराबर ट्रीटमेंट करती है तो देश में गैर बराबरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और वह गैर बराबरी तो हम अलग अलग वंश में, अलग अलग बड़े बड़े परिवारों में जन्म लेते हैं तो पुश्तैनी संपत्ति मिलती है, तो हम कहते हैं फलानवा बाबू के बेटे हैं, तो फलानवा समूह के बेटे हैं, तो हमको तो खैरात में, विरासत में ये खैरात मिला हुआ है। बात ठीक है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। अब तो भूमि सुधार भी नहीं हो रहा है। अब नए इकोनॉमिक परिवेश में आप किसी धनवान को धनवान बनने से नहीं रोक सकते। लेकिन जो लोग 80% लोग जो वंचित हैं, या लोअर मिडिल क्लास के हैं, या मिडिल क्लास के हैं, या निम्न क्लास के हैं, उनके लिए आप श्रम नीति, रोजगार नीति, पेंशन नीति, शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति अगर एक बराबर बनाते हैं तो इस देश में यकीन मानिए अगले 30-40 सालों में गैर बराबरी मिट जाएगी। केवल योग्यता, दक्षता और मेहनत के बदौलत आप किसी से आगे होंगे या कम होंगे। बाकी जो मैन मेड और सिस्टम मेड जो गैर बराबरी है ये रुक जाएगी। अब सवाल उठता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जो बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल है, बड़ी बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, जब एक गाँव में भी एक सर्वे आया है कि 45% बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों में उनके गार्जियन भेज रहे हैं, और सरकार लाखों करोड़ सर्व शिक्षा अभियान के जरिए स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर को वेतन देती है, लेकिन वह मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। सरकार की भी कमी है कि अभी पता चला कि 12,000 स्कूलों में बिहार में जो है केवल सिंगल टीचर है। तो कुल मिलाकर के वो बच्चे कोरोना काल में कितने चाइल्ड लेबर बन गए, क्योंकि वो एक बढ़िया योजना थी मध्याह्न भोजन योजना, उसके बाहर बेचारे गरीब के बच्चे आते थे, लेकिन एक उसमें एक क्या बताए, एक तारतम्यता नहीं। तो हमारा ये मानना है कि अगर प्राइवेट स्कूल को आप खत्म नहीं कर सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन सरकार एक रेगुलेटर तो लाए। जिस तरीके से आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप BSNL का लगाइए या जियो का यूज करिए या एयरटेल यूज करिए, आपको अलग अलग चार्ज नहीं देना पड़ता। प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आपको 500 रुपये फीस देना होगा, यहाँ आएंगे तो 50 रुपये फीस नहीं है। लेकिन आप टेलीफोन यूज करते हैं तो प्राइवेट प्लेयर भी उतना ही लेता है और सरकारी प्लेयर भी उतना ही लेता है। कैसे हुआ? रेगुलेटर है, TRAI बैठा हुआ है। तो स्कूलों के लिए और अस्पतालों के लिए इतना बड़ा ये सेक्टर है
जिला, राज्य और केंद्र के स्तर पर अगर 3 रेगुलेटर बन जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य में भी पूरी बराबरी आ जाएगी, सबके साथ तो कुल मिलाकर के अमृतकाल का, हालांकि मैं अपने किताब में ये सब पहले लिख चुका हूँ, कई लेख लिख चुका हूँ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय भी अब हायर स्टडीज में रेगुलेटर लाने की बात सोच रहा है। नई शिक्षा नीति पर ये तो बाद में बात होगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये बजट में जो 3 क्लास है, जैसे कि फार्मर क्लास, तो उनको जो है आप जो है खाद्य सब्सिडी के रूप में जो है आपने फ्री अनाज कर दिया। उपभोक्ता जो है, जो फार्मर क्लास है, उनके लिए ये कहा गया कि आपको हम जो सम्मान राशि दे रहे हैं 500 रुपये की, वो जारी रहेगी। और मिडिल क्लास जो 5 साल से आस लगाए हुआ था, जिसमें हम सब आते हैं, उनके लिए इनकम टैक्स का एक वैकल्पिक फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें कि 7 लाख रुपया अब आयकर की लिमिट जो है तय कर दी गई। और कुछ ऐसा स्लैब बनाया गया है नए स्लैब में कि 15 लाख तक की यदि आपकी आमदनी है तो आपको अंतिम रूप से 10% ही कर देना पड़ेगा, यानी कि 1.5 लाख रुपए कर देना होगा। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने इतनी बुद्धि होशियारी से ये स्कीम बनाई कि उनको सिर्फ 35,000 करोड़ रुपए का राजस्व का घाटा हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अगली बार चुनाव भी है, तो नरेंद्र मोदी ने कुल मिलाकर के पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली करेक्ट करने का प्रयास इस बजट को किया है। और मैं सीधे और संयत भाषा में कहूँ तो अमृत काल का यह बजट पोस्ट कोरोना काल के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी लेकर के आया है और देश की विकासमान अर्थव्यवस्था मुझे लगता है कि और आगे की तरफ जाएगी। दुनिया में हम अभी सबसे बड़ी तेजी से विकास दर हासिल करने वाली इकोनॉमी तो है ही। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि अगले 3 साल में हम अपने दुनिया में जो है 5वीं से चौथी और चौथी से हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हर ऑफिस, हर महकमा, हर फैक्ट्री, हर दफ्तर, हर व्यक्ति, हर हाथ को रोजगार और हर खेत को पानी, जो एक पुराना नारा था, केवल वही नहीं है। आज खेती के लिए सबसे बड़ी जरूरी है कि खेती के सारे उत्पादों का सीजन में बेहतर दाम दिया जाए। वो एक अलग मुद्दा था, कल मैंने उस पर एक बड़ा विमर्श किया था एक अलग कॉलेज में। तो कुल मिलाकर के ये जो बजट है, यह बजट जो है कुल मिलाकर के हमारे लिए एक आशा का जरूर जो है मैसेज दे रहा है और यह देश की अर्थव्यवस्था को अभी आगे ले जाने वाला है। इसमें कमी बेसी अलग होती है, सरकारों को अपने चुनावी कैरेक्टर्स को भी ध्यान में रखना है, जिसकी वजह से कई सारी सब्सिडी को लागू रखा गया है। लेकिन जनता में अभी भी रोष है, खास करके गैस की कीमतों को लेकर के या कुछ और चीजों को लेकर के। तो कई सारी चीजें हमें एड्रेस करनी है। तो कुल मिलाकर के ये जो बजट है अमृतकाल का बजट, यह एक नए एक खुशनुमा हवा के झोंके की तरफ हमारे सामने आया है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक हमारी अर्थव्यवस्था और विकासमान होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित रहेगी और कुल मिलाकर के विकास दर को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत धन्यवाद। रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में गाँव को कैसे आगे बढ़ना है, हमारे देश की इकोनॉमी आर्थिक ग्रोथ किस रेट से बढ़ रहा है। अभी हम सुने कि सबसे हम जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं 2 होती है। ध्यान सुनो, हमारी आवश्यकताएं 2 होती है। पहला है व्यक्तिगत आवश्यकताएं और दूसरा है सार्वजनिक आवश्यकताएं। तो हम सभी जानते हैं कि अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन सा भोजन वस्त्र आवास आता है, उसकी पूर्ति हम स्वयं अपनी इनकम से कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जो सार्वजनिक आवश्यकताएं हैं, जैसे शिक्षा संस्थान है, चिकित्सालय है, शासकीय व्यवस्था है, न्यायालय है, वो हम व्यक्तिगत इनकम से नहीं कर सकते, इसलिए कुछ ज़्यादा खर्चे की जरूरत होती है। इसलिए हमारा जो राज्य है लोक कल्याणकारी राज्य है और जनता को विकास, जनता को सुविधा